हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड, दैट्स ग्रेट। चलो आज से हमारी न्यू सेशन शुरू हो रही है, क्लास 12 चैप्टर शुरू करते हैं। बट चैप्टर शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप पे जाते हैं। इट्स ओके, फाइन। इन ग्रेड 11 ऑल ऑफ यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 अंडर द टॉपिक ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। याद है आप लोगों को? गुड। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, वहां आपने पढ़ा बाय द एंड ऑफ द चैप्टर ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट ब्रांचेस। याद आ रहा है आप लोग को? नाइस, यस। सो विच आर दोज 2 ब्रांचेस? नंबर 1 branch is, just a minute, the first branch is called by systematic geography. Number 1 is systematic geography, and second branch is called by what? Regional geography. Very good. Second branch is known by regional geography. Am I right? Nice, good. Okay. Acha, can you tell me that who has given the concept of systematic geography? Very nice. So that is Humboldt. Okay, Humboldt. And regional geography by Carl Ritter. That is Carl Ritter. They have given these 2 concepts. अच्छा, आप लोग को ये ध्यान है कि दोनों मेजर डिफरेंस क्या था? Yes, very nice. Systematic geography was basically describing about the physical features of the earth surface or the development of the earth in a systematic way. It's okay? Good. And regional geography was describing about the regions, a particular region of the earth surface. ये किसके बारे में बता रहे थे? ये किसी एक हिस्से को, अर्थ के किसी एक पार्ट के बारे में, उसके ओवरऑल एरियाज के बारे में। दैट इज रीजनल ज्योग्राफी। तो क्लास 11th इन द एंटायर सेशन हमने पढ़ा अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी। कैसे डेवलप हुआ, क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, दिस ऑल थिंग्स वी हैव डन। In this class 12th we are basically going to read about human geography. हमारा 11th का बुक था फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अभी आपके बुक का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सो वी आर फोकसिंग हियर ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बेसिकली class 12th is containing 2 different topic. One is related with the population geography and another one is related with the economical geography. तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर? तो बेसिकली हम लोग 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, ये तो थोड़ी सी समरी हो गई कि हम क्या क्या इस 12th में करने जा रहे हैं। अब हमें पढ़ना है, एज यू कैन सी हियर द नेम ऑफ द चैप्टर इज गिवन हियर, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। Now the question is here, what is the need to study about a human geography? क्या है क्वेश्चन आपका? नीड। किसकी नीड? ह्यूमन ज्योग्राफी की। जरूरत क्यों पड़ी? फिजिकल ज्योग्राफी तो समझ में आता है क्योंकि वो ओरिजिन ऑफ द अर्थ, उसके ऊपर के डिफरेंट फीचर्स, इस सब के बारे में हमने पढ़ा, उसको जानना। लेकिन अब सवाल है कि इसके बारे में क्यों? Why humans? What is the requirement or the need of this human? कोई बता सकता है आप में से? सोचिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, उस पर सोचना आप लोग बाद में। मुझे एक बात बताओ, कभी आपने ये सोचा कि अगर हम ह्यूमन बींग्स नहीं होते, ये मानव नहीं होते, तो क्या किसी भी चीज को एक्सप्लोर किया जाता? क्या ये जानने की उत्सुकता हमारे अंदर होती कि इस पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? नहीं ना, नहीं। इसलिए उन सारे
फीचर्स को समझने के पीछे, उन सारे फीचर्स को जानने के पीछे कौन है? वो है ये ह्यूमन। कौन है वो? हम इंसान। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इंसान कैसे हैं। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, क्या हमारे इंडिया में नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू आसाम, सभी लोग एक जैसे हैं? हैं? नहीं है? वेरी गुड, नहीं है। किस सेंस में नहीं है? उनके सोचने का तरीका, उनके कपड़े पहनने के तरीके, उनके खान पान का तरीका, उनका रहने का तरीका डिफरेंट है। एग्री करते हैं ना? डिफरेंट है। अब ये डिफरेंस होने के बावजूद वो इंसान है, लेकिन वो डिफरेंस क्यों है? क्यों केरला के लोग जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की तरह अपना खान पान या रहन सहन करते हैं? क्यों राजस्थान के लोग आसाम या अरुणाचल प्रदेश के लोगों की तरह अपनी एक्टिविटीज को करते हैं? क्या ये पॉसिबल है? किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? नाउ द क्वेश्चन इज हियर, व्हाई? क्यों नहीं किया जा सकता? अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों? क्या वजह है? और अगर इनके अंदर वो विभिन्नताएं हैं उनके खान पान में, उनके रहन सहन में, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज में, तो वो क्यों है? इसी क्यों का जवाब हमें कहां से मिलता है? ह्यूमन ज्योग्राफी से मिलता है। दैट इज द रीजन वी स्टडी अबाउट ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और यहां पर एक और टॉपिक लिखा, नेचर एंड स्कोप। इसका नेचर क्या है? तो ह्यूमन बीइंग का नेचर है, हम इंसान का नेचर है कि हम जहां भी रहते हैं अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। करते हैं? हम वहां पे घर बनाएंगे, वहां पे खेती बाड़ी करेंगे, वहां पे या कोई इंडस्ट्री करेंगे, या कोई दूसरा काम करेंगे और अपने सराउंडिंग्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर वो माउंटेन्स हैं तो उसको कट करके वहां पर रोडवेज डेवलप करेंगे, वहां पे हम स्टेप फार्मिंग, उसको कट करके हम स्टेप फार्मिंग डेवलप करेंगे। हम उस नेचुरल फिनोमेना को अपने नीड या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इज इट? दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन। ये क्या है? इंसान की फितरत है, ये इसका स्वभाव है, यही इसका नेचर है। और स्कोप क्या है इससे? इसका डेवलपमेंट। व्हाट इज द स्कोप? इट्स डेवलपमेंट। जो नेचर को अपने हिसाब से जो आप बदलते हैं, उसी वो बदलाव किस लिए? ताकि आपकी लाइफ स्टाइल में डेवलपमेंट हो सके, आप अपने क्रियाकलाप में बदलाव ला सके। दैट इज द स्कोप। और यही नेचर के साथ मिलके जो ह्यूमन बीइंग है अपने सामंजस्य को स्थापित करता है, द बैलेंस बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट इज द मेन पर्पस और द थीम ऑफ दिस चैप्टर, ह्यूमन ज्योग्राफी। और वी कैन से दैट है कि इस पूरे बुक का जो है मेन आधार क्या है, मूल मंत्र क्या है, वो यही है कि ह्यूमन बीइंग और जो नेचर है इनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना। सो वी कैन से दैट द थीम इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। इनमें से किसी एक को आप हटा देंगे तो क्या हम सोच सकते हैं अगर ये नेचुरल चीजें नहीं हो, ये वातावरण नहीं हो, तो हमारा संपूर्ण विकास हो जाएगा? नहीं हो सकता है। और अगर इस अर्थ पे ये सारी चीजें हैं तो दे विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ रिसोर्स व्हेन ह्यूमन बीइंग विल यूटिलाइज दिस ऑल थिंग्स टू फुलफिल देयर नीड्स। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर में, याद आ रहा है आप लोगों को? यस, वहां पे क्या लिखा है? व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? When those substances are converted or changed or transformed by human beings to fulfill their requirement। और वो
कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग कर रहा है। तो इन सच वे वी कैन से दैट कि नेचर एंड ह्यूमन बीइंग आर इंटरडिपेंडेंट। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ये दोनों साथ चलते हैं। इसमें से किसी एक को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, किसी एक को हम ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? दैट ऑल्सो विल डिस्कस फर्दर इन द चैप्टर। ओके, सो the theme of the chapter is this entire chapter is, or the aim of this entire chapter is to understand how human being and the nature are interlinked, interdependent or interconnected with each other. That is the nature and scope of the chapter. I hope it's clear to all of you. आया समझ में यहाँ तक आप लोग को? कोई डाउट है यहाँ तक? No doubt, that's great. अगर कोई डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े हम लोग। लेट डिस्कस सम पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड हाउ, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका इस चैप्टर का? अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू अंडरस्टैंड relationship between nature and human being. This is the main objective of this chapter. Is it clear? Now let's discuss how can we understand this all thing. Let's discuss this all things with the help of your own book, okay? And let's focus on some of the questions of the portion which are given here. What is given here? One thing which I have told you about the two branches, so that is mentioned over here, that important branches sprout from the body of geography. अभी अभी मैंने आपको बताया, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा कि ये कहाँ से अंकुरित हुई, कहाँ से ये फूटी दो ब्रांचेस? ज्योग्राफी से फूटी। ठीक है, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट आया वहां से। एंड ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट विच इज नोन एज द मदर डिसिप्लिन। हियर द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन मीन्स सब्जेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसिप्लिन? सब्जेक्ट। Geography is known as the mother of all the different subjects. In grade 11 you have learned about it. Do you remember how it is interlinked with the hydrology, how it is interlinked with the climatology, how it is linked with the economics, history, pol science, with all the different subjects. That is why geography is known as the mother of all the different subjects. Okay? Now focus over here. What is the reach? Try to understand the sentence. The reach of geography is extensive, and each and every event or phenomena which varies over space and time can be studied geographically. What is the need of basically geography? Or we can say that human geography. What is its need? तो what is mentioned here? The reach of geography, इसकी पहुंच कहाँ है? The reach of geography is extensive, दूर तक है, extensive है। कहाँ तक? किस दूरी तक है? ये extensive क्या है? Each and every event or the phenomena which varies over space है, जो अलग अलग समय अंतराल पे इस पृथ्वी पे from the origin of this earth है till the present time period है, जितने भी बदलाव हुए, जितनी भी चेंजेस आई, चाहे वो ह्यूमन लाइफ की एक्टिविटीज़ में चेंजेस आई, फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एप्स टू दिस मॉडर्न लाइफ है, फ्रॉम होमो सेपियंस टू दिस प्रेजेंट टाइम पीरियड, और ऑन दिस अर्थ सरफेस है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम पीरियड टिल दिस मॉडर्न टाइम पीरियड। ये सारे जो बदलाव हैं इसके पीछे कौन से फैक्टर्स है? टू नो अबाउट दैट फेनोमेनन से इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। यही हमारा ज्योग्राफी है, एंड दैट वी स्टडी अंडर दिस ह्यूमन ज्योग्राफी। कि सरफेस से भी जो बदलाव आए,
अच्छा, आप लोग भी नोटिस किए होंगे कि जब आप पैदा हुए तब से लेकर आज तक आपकी अपने सराउंडिंग में इस कंकड़ बाग में ही कितने बदलाव हुए और अगर ये बदलाव हुए तो किस तरह के बदलाव हैं, इसका क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ रहा है और कैसे हमने हमारे इस बदलाव से हमने नेचर पे इसका इम्पैक्ट डाला है। दैट इज द पार्ट ऑफ दिस स्टडी। यही है आपका ज्योग्राफी। वी स्टडी अबाउट दिस ऑल थिंग्स। एक और चीज आपका क्या मेंशन कर रहा है, दैट द अर्थ कंप्राइजेस टू मेजर कंपोनेंट्स। कौन से दो मेजर कंपोनेंट है? फिजिकल एनवायरमेंट, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन ग्रेड 11, पूरा क्लास 11th हमने यही पढ़ा। एंड द नेक्स्ट वन इज ए लाइफ फॉर्म से इंक्लूडिंग ए ह्यूमन बीइंग्स। 11th में हमने पढ़ा फिजिकल एनवायरमेंट। In this grade 12 we are going to study about this life, especially what? That is human being. Very much clear? Is any doubt till here? तो इस तरह से हमने देखा कि what is this human geography, what is the need of this all things and why do we study. Now focus over these sentences. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिख रहा है आपका? फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल एनवायरमेंट। पूरा क्लास 11th हमने इसी पे फोकस किया। ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज क्या पढ़ता है? ह्यूमन ज्योग्राफी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड नेचर, नेचर एंड सराउंडिंग। फिजिकल मीन्स हमारे सराउंडिंग से, and the human worlds and the different life found on this earth। तरह तरह के जो लाइफ है, लाइक यूरोपियंस, अमेरिकन्स, इंडियंस, इज इट क्लियर? सो दीज ऑल आर दिस ह्यूमन वर्ल्ड्स। इवन द पीपल दोज हु आर लिविंग ऑन द पोल्स लाइक एक्सकिमोज है। तो ये आपके हो गए। और the spatial distribution of a human phenomena and how they come about, the social and the economic differences between different part of the world. This is your human geography. This is your human geography. This is one definition given about the human geography. What is human geography? It's about the life which is found on the earth and how it is connected with the nature or the surrounding found in that particular part of the world. अगर एक्सक्यूमोस पोलर एरियाज में पाए जा रहे हैं तो क्यों पाए जा रहे हैं, क्यों उनका जीवन यापन वैसा है? अगर यूरोपियन से ब्रिटेन के लोग अपनी एक्टिविटीज वैसी कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, क्यों इंडियन की तरह नहीं कर रहे हैं, और हम इंडियंस क्यों उनकी एक्टिविटीज को फॉलो नहीं कर सकते? दैट इज ज्योग्राफी। दिस इज दैट। एल.डी. स्टैम्प एक ज्योग्राफर थे। नेम ऑफ दैट ज्योग्राफर इज एल.डी. स्टैम्प। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे डिस्क्राइब किया? जस्ट गो थ्रू हियर, इट इज मेंशन इन वन सेंटेंस से। just a minute. Yes, human geography is a concern as a discipline to understand the earth as the home of human being. इन्होंने क्या लिखा था ह्यूमन ज्योग्राफी को? कि ज्योग्राफी इज दैट कॉन्सेप्ट which is in which earth is considered as the home of human being. और अगर एक घर को समझना है तो उस घर में पाए जाने वाले इंसान को भी हम लोग समझते हैं, कैसे उसकी फैमिली से। अगर घर बहुत खूबसूरत दिखता है तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस घर में रहने वाले लोग कैसे होंगे, है ना? तो इसी तरह से तो अगर एक छोटी सी झोपड़ी भी बहुत खूबसूरत से सजा हुआ है, ढंग से उसके ऊपर सजावट की हुई है, तो हम जानने की वहाँ भी हमारी जिज्ञासा होती है कि उस झोपड़ी में रहने वाले लोग कैसे हैं जो अपने बगल वाले रहने वाले लोगों से अलग दिखते हैं, जिन्होंने अपने घर को इतने सलीके से रखा है। तो अर्थ इज द प्लैनेट विच इज गिविंग ए सपोर्ट टू दिस एंटायर ह्यूमन बीइंग, है ना? तो इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले इंसान कैसे होंगे, क्या उनके बारे में जानना हमारा हक नहीं है ना? दैट इज द रीजन एल.डी. स्टैम्प ने कहा
कि अर्थ जो है, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि ये अर्थ जो है इस ह्यूमन बीइंग का घर है, इसलिए हमें इस ह्यूमन बीइंग के बारे में जानना चाहिए, हमें इसको समझना चाहिए। क्लियर? तो अभी हमने क्या देखा ऊपर के डेफिनेशन में कि ह्यूमन, अंडर द ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। कैसे? एक दूसरे से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली कर रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आप जमीन को यूज कर रहे हैं, और अगर आप एक्सेस अमाउंट में इरिगेट कर रहे हो या एक्सेस अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो आप लैंड को डिग्रेडेट कर रहे हो, नेचर को इफेक्ट कर रहे हो ना। तो लाइक दिस ह्यूमन बीइंग इज अफेक्टिंग। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है, लैंड भी, नेचर भी सब आपका सेफ है। तो लाइक दिस वी आर इन्फ्लुएंसिंग, वी आर अफेक्टिंग नेचर एज वेल एज नेचर इज ऑल्सो अफेक्टिंग अवर लाइफ। इसीलिए शायद कश्मीर के लोगों का रहन सहन, उनकी एक्टिविटीज डिफरेंट है, राजस्थान के लोगों का डिफरेंट है, तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों का डिफरेंट है। आई होप इट इज क्लियर। टिल दिस टॉपिक एवरीथिंग इज फाइन, दैट्स ग्रेट। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द अनदर डिफरेंट टॉपिक दैट ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ ड्यूअल सब्जेक्ट. There is a term mentioned here, if you focus very carefully, that you will get it, just a minute, I mean turning the page and giving you, yes, now look at here. ये तो मैंने आपको बता दिया कि एल डी स्टैम्प के अकॉर्डिंग क्या है आपका, द अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये किसके द्वारा दिया हुआ है, एल डी स्टैम्प के बारे के द्वारा दिया हुआ है। दैट्स व्हाई वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। ये क्या कर रहा है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, इट इज द स्टडी ऑफ ए नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। अभी भी मैंने हम इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, आई होप ये सेंटेंस अब क्लियर होगा। यस, शुड आई मूव फॉरवर्ड? ग्रेट, ओके। इसके बाद आप लोग क्या देखते हैं, अब यहां पर देखिए द वर्ड इज हियर, ड्यूलिज्म। ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द ड्यूलिज्म। इसका हिंदी मीनिंग होता है द्वैतवाद। व्हाट इज दिस ड्यूलिज्म? ड्यू मीन्स टू, लिज्म मीन्स थ्योरीज। इट इज बेस्ड ऑन टू डिफरेंट थ्योरीज। समझ में आई बात? अब क्या है ये दो थ्योरी? व्हाट इज दिस टू डिफरेंट things? Why geography, human geography is considered, it's a subject to dualism, and क्यों इसको हम लोग dualism कहते हैं? Why it is known as the subject of dualism? तो let me discuss regarding these all things. Geography is a subject which is not only giving the theoretical knowledge, but it is depends on its practical things also. यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं करते हैं, दैट इज द रीजन ज्योग्राफी इज केप्ट अंडर द साइंस कैटेगरी। ये पता है ना आप लोगों को, ज्योग्राफी सिर्फ आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसको साइंस के कैटेगरी में भी रखा जाता है, ये साइंस का भी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो बातें अपनी बताती है उसको प्रूफ भी करता है। ड्यूलिज्म, इट्स नॉट ओनली द थ्योरेटिकल थिंग्स, इट्स नॉट ओनली गिविंग यू द ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, बट इट इज गिविंग यू द प्रैक्टिकल थिंग्स ऑल्सो। इज इट क्लियर? दिस इज द वन फैक्टर. Due to that it is known as a dual subject. It is a subject of dualism. Another thing, it is having two branches जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, systematic and regional. What is the next one? Systematic and regional. एक तो आपका हो गया कि it's not only the theoretical, it's the practical, तो दूसरा क्या हो गया, dual subject, which prove that it's a dual subject. It's not only the regional but it is also systematic. क्रमबद्ध तरीके से हर चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच डिस्क्राइब, विच टेल्स यू दैट इट इज a dual subject, and the third one is it is not only describing about the nature but it is also describing about the human being. They both are interlinked with each other, they both are interdependent on each other. Human beings are inseparable elements.
किससे इंसेपरेबल? विद नेचर। आप ह्यूमन बीइंग को इस नेचर से सेपरेट नहीं कर सकते, दे आर द पार्ट ऑफ दैट, दे आर इंसेपरेबल, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड। दैट इज द रीजन ज्योग्राफी इज नोन एज अ सब्जेक्ट ऑफ ड्यूलिज्म। यही रीजन है कि यहां पर लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी गॉट एज अ सब्जेक्ट टू ड्यूलिज्म। क्लियर? एवरीथिंग इज फाइन टिल हियर? कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग इज हियर, वी हैव कंसीडर्ड ह्यूमन बीइंग और दिस अर्थ विद ह्यूमन बीइंग। हमने इस पूरी पृथ्वी को, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस भी किया, हमने इस पूरी पृथ्वी को किससे कंसीडर किया है? ह्यूमन बीइंग से कंसीडर किया है। कैसे कंसीडर किया है? जिस तरह से हमारे बॉडी का मेन पार्ट हमारा फेस होता है, हमने पूरे अर्थ को हमारे फेस से कंपेयर किया। इज इट क्लियर? दैट इज वाई फॉर द वर्ड अर्थ वी आर यूजिंग फेस। किससे कंपेयर किया हमने? फेस से। अर्थ इज यूज्ड एज फेस। आई ऑफ द साइक्लोन, हमारे फेस पे क्या है? आईज है। क्यों हम उसको करते हैं? लेट डिस्कस। हमारे फेस पे क्या है? आईज है। आईज को हमने किससे कंपेयर किया? आई ऑफ द साइक्लोन। जो साइक्लोन आता है जिसके चारों तरफ काफी तूफान मचा होता है लेकिन इसका सेंटर बिल्कुल शांत और स्थिर होता है, काम होता है, दैट इज कॉल्ड है आई ऑफ द स्टॉर्म और आई ऑफ द साइक्लोन। तूफान के बीच का वो पार्ट है, दैट इज आई। माउथ ऑफ द रिवर, द प्लेस फ्रॉम वेयर रिवर मीट विद बिग वाटर बॉडीज, दैट इज नोन एज माउथ ऑफ द रिवर। वो जगह जहां से नदियां डेल्टा या एस्चुरीज बनाते हुए सागर महासागर से मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। स्नॉट, नोज, माउंट एवरेस्ट, माउंट एंडेज, इज इट क्लियर? ये सारे क्या है? जो आपके अपलैंड्स हैं। जैसे हमारे फेस का हमारा नाक अपलैंड एरिया है, ऑन द सेम वे दीज अपलैंड्स विच आर कवर्ड विद ग्लेशियर्स आर कंसिडर्ड एज ए नोज ऑफ दिस अर्थ। अर्थ के क्या है? वो नोज है। Isthmus is known as the neck। जैसे हमारे पूरे बॉडी को नीचे के पार्ट्स को हमारे हेड से क्या कनेक्ट करता है? हमारा नेक कनेक्ट करता है, और नेक हमारे बॉडी का सबसे पतला हिस्सा होता है। इन द सेम वे टू लैंड masses are connected by a narrow piece of land mass। This narrow piece of land mass is known as a isthmus। इसे हम क्या बोलते हैं? isthmus कहते हैं। इज इट क्लियर? ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका isthmus कहलाता है। तब जब दो लैंड मासेस, फॉर एग्जांपल एक और इंडियन मैप में आप देख सकते हैं, इंडिया का मेन पार्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से जो कनेक्ट होता है, तो वेस्ट बंगाल के पार्ट जो पतला सा नैरो सा एरिया जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, दैट इज ऑल्सो isthmus। तो isthmus इज कंसिडर्ड विद नेक। किससे कनेक्ट करते हैं? हम उसको कंसिडर करते हैं नेक से करते हैं। प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, पैरेंट रॉक टू, हमारा प्रोफाइल क्या होता है? क्या है, क्या पोजीशन, कहाँ से हम आए, कैसे हुए? इन द सेम वे प्रोफाइल यहाँ पर लैंड का क्या है? सॉइल। हाउ सॉइल हैज डेवलप्ड, दैट वी यूज्ड फॉर दिस द वर्ड प्रोफाइल। किसी विलेज, टाउन या पर्टिकुलर रीजन्स को इंडिकेट करते हैं विद द वर्ड ऑर्गेनिज्म। फॉर दैट व्हाट वी आर यूजिंग? We are using the word organism. And one more very important word is there, that is arteries of circulation. What is the role of artery? To transport blood and oxygen from brain to heart, heart to brain and brain to the other different part of the body, है ना? इसी तरह से तो ये भी क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है ना? आर्टरीज क्या काम कर रही है? ट्रांसपोर्ट कर रही है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, और हमारे शरीर के हर एक हिस्से को हमारे टोज से लेकर नेल्स तक के हेड तक हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। यही काम करता है हमारा क्या? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। टू कनेक्ट फ्रॉम ए नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, टू कनेक्ट इन इंडिया फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी, दिस इज द रोल ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन। So arteries of circulation is considered as with the transport and communication.
ये किससे हम इसको कंपेयर करते हैं? इट इज कंपेयर्ड विद द ट्रांसपोर्ट एंड as it is mentioned here, network of road, rails, waterways as well as communication is artery of circulation. Is it clear? So like this we compare our earth with human being. इस तरह से हम कह सकते हैं कि human being and entire part of the earth natural phenomena are interlinked and interconnected. तभी तो हमने इसके हर एक के हिस्से को हम ह्यूमन ऑर्गन से कंपेयर कर रखा है. इज इट फाइन? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज ऑल राइट? इट्स ओके. देन टुडे वी स्टॉप्ड अवर टॉपिक हियर ओनली. You people will just go through these all topics. In the next class, I'll give you what is this human geography according to the different geographers, how they have defined human geography in their own words से, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कब होती है. These all topics we will discuss in the next class. Thank you to all of you.